गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स का लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण या इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और राइट स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे सभी। चलिए देखें, तो पहला बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले इसका मीनिंग समझेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग को पहले पता है चर और अचर के बारे में, ठीक है। तो चर किसे कहते हैं, सभी को मालूम है, जिसका मान जो है बदल सकता है वो चर कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। रैखिक के बारे में आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है। रैखिक का अर्थ होता है वैसा समीकरण जिसका जो घात है एक हो। एक घात वाले को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक। ये सभी को मालूम है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या बात बोला जा रहा है। कोई भी समीकरण जो किस रूप का हो, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। जो भी समीकरण स्टूडेंट्स ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण। दो चर कौन कौन हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हैं x और y दो चर है, और इसमें कंडीशन क्या लगता है कि a और b दोनों का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ध्यान देंगे, a और b शून्य नहीं होना चाहिए, c चाहे तो शून्य हो सकता है। यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि x और y चर यानी वेरिएबल है, a b और c कांस्टेंट है यानी अचर है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखेंगे a और b शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, कंडीशन लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। लेकिन ये जो c है इसका मान शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डेट डजेंट मैटर। मतलब c कुछ भी हो सकता है, लेकिन a भी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब खुद सोचिए। यदि a शून्य हो गया तो जो है ax वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इससे सिर्फ बचेगा एक चर में, तो वो हमारा दो चर नहीं रहेगा। तो दो चर होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा समीकरण है उसमें x भी रहे और y भी रहे। और x और y दोनों रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा जो है a और b शून्य ना हो। यहाँ नीचे देख लेंगे स्टूडेंट, नोट में लिखा गया है रैखिक समीकरण जो दो चर में हो उसके अनेक हल हो सकते हैं। कोई एक रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे ये हमारा रैखिक समीकरण का उदाहरण है 3x माइनस 4y प्लस 2। तो इसमें देखेंगे a का मान क्या हुआ स्टूडेंट, 3 हुआ, क्योंकि x के पीछे 3 है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं b का मान -4 हो गया, माइनस के साथ c का मान 2। दूसरा नंबर सवाल पे देखिए एग्जाम्पल में 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। 9 को इधर ले आएंगे तो -9 हो जाएगा, और a b c आप फिर आराम से लिख सकते हैं a2 b5 और c का मान -9। उसी तरीके से लास्ट वाला देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको c नहीं दिख रहा है, √3x प्लस √5y इक्वल टू 0। तो आप इसमें देख सकते हैं a का मान तो 3 है, b का मान 5 है, लेकिन c का मान कितना दिया हुआ है, 0, क्योंकि c नहीं है इसमें। तो c अभी बताया गया ना, c शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और राइट स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। अगला देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि कोई भी रैखिक समीकरण का बहुत सारा हल हो सकता है। कैसे हल हो सकता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है x प्लस वाई बराबर 10 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें x और y का कितना मान हो सकता है, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं बहुत सारा मान। जैसे x का मान यदि 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9। उसी तरीके से x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 8, क्योंकि आप देखिए 2 + 8 10 हो जाएगा। x का मान -12 रख दिए, y का मान +22 रख दिए, तो भी सॉल्व होके 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x और y का बहुत सारा मान हो सकता है किसी एक रैखिक समीकरण में। लेकिन नीचे का पॉइंट देखिए, किंतु जब दो चर में समीकरण युग्म दिया गया हो, युग्म का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, युग्म का मतलब हो गया पेयर। युग्म का क्या मतलब है, पेयर, मतलब इक्वेशन का पेयर हो, अर्थात दो इक्वेशन एक साथ दिया गया हो, तो उसके जो है उसके हल के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती है। तो उसका हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, जैसे नीचे एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, x प्लस वाई हम लोगों ने लिया है 10 और x माइनस वाई 2। तो अब एक ऐसा मान इसमें चाहिए जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मान लीजिए हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, x बराबर 1 y बराबर 9, तो वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जब 1 और 9 यहाँ रखिएगा तो 1 माइनस 9 तो माइनस 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसमें एक ऐसा मान होना चाहिए एक्स वाई का जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि 6 और 4 रखा जाए, ये हल कैसे निकालते हैं आगे सिखाया जाएगा। यदि 6 और 4 रखा जाए तो x प्लस वाई यानी 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 यानी x माइनस वाई 2 हो जाएगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एक ही हल होगा, x बराबर 6 और y बराबर 4। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं नीचे, इसे देख लेंगे हम लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यदि जो है समीकरण युग्म का हल हो, यानी जो भी समीकरण है, जैसे ऊपर का समीकरण अभी ये दोनों का देखा, हल है इसका, यदि हल है तो वह संगत कहलाता है। संगत को इंग्लिश में कंसिस्टेंट बोलेंगे स्टूडेंट। उसी तरीके से उल्टा, यदि हल नहीं हो तो उसे क्या कहा जाएगा, असंगत या इनकंसिस्टेंट। रैखिक समीकरण का अर्थ है जिसमें चरों का अधिकतम घात 1 हो। अभी आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा है, रैखिक का मतलब ही होता है घात जो है 1 होना चाहिए। और रैखिक समीकरण का ग्राफ के बारे में आप पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, कोई भी जो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म जो है, जैसे अभी बताया गया, दो चीज़ एक साथ, दो इक्वेशन दिया रहे तो वो युग्म कहलाता है, पेयर कहलाता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जो दो चर में हो उसे बहुत सारी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे विधि कौन कौन सी है। तो पहला विधि देखिए स्टूडेंट्स, पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक से मान निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। विलोपन विधि में किसी एक का विलोप कर देते हैं, हटा देते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तीसरा है अपना ब्रज गुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेंगे। और चौथा ग्राफीय विधि या ग्राफिकल मेथड कहलाता है स्टूडेंट। तो ये 4 विधि है, और भी बहुत सारी विधियाँ होती है, लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से आपको इन 4 विधियों पर बात करनी है। यानी ये 4 विधि से ही हम लोग सॉल्यूशन करना सीखेंगे कि रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इन्हीं 4 विधियों से पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे, पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आपको जानना है। ध्यान देंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय यदि कोई गलत कथन आ जाए, प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे होता है बाद में बताया जाएगा, इसके बारे में पहले जान लेंगे। यदि कोई गलत कथन आ जाए तो उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ध्यान रखना है, यदि आप हल कर रहे हैं और कोई गलत कथन आ जाए तो कोई भी हल नहीं होगा। गलत कथन का मतलब कैसे, जैसे 0 बराबर 6 आ गया तो ऑब्वियस है ये तो गलत कथन है, शून्य कभी 6 के बराबर नहीं हो सकता है। या -2 बराबर -4 आ गया, या 2 बराबर 8 आ गया, ऐसा कुछ भी जो गलत स्टेटमेंट हो, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाए, तो आप वहाँ पर यदि ऐसा सॉल्व करने में आ जाए तो आप सीधे लिख देंगे कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ये बात लिखना है स्टूडेंट्स आपको। चलिए अब उसी के नीचे वाला पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए, क्या बात बोल रहा है। यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर यदि सत्य कथन आ जाए, सत्य कथन यानी ट्रू स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हो, लाइक 5 बराबर 5 हो गया, या 0 बराबर 0, या -2 बराबर -2, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें भी हल नहीं निकालना है और इसमें भी हल नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ तो कोई हल ही नहीं है। तो आप दोनों कंडीशन याद रखेंगे कि यदि जो है, यदि गलत कथन आ जाए तो आप बोलेंगे कि उसका कोई भी हल नहीं होगा, लेकिन यदि कोई सही कथन आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं।
चलिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, निम्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। जैसे क्वेश्चन अपना दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 1। तो आप लोग पहले दोनों को समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है कि 7 को पीछे लेके आए, जहाँ भी है वहीं पर रहने देना है। अब आपका काम है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से किसी एक चीज़ को, किसी एक वेरिएबल को फ्री कर लेना। तो हमेशा हम लोग वहाँ पर फ्री करते हैं जहाँ ज़्यादा आसान होता है। जैसे देखिए इसमें y तो बिल्कुल फ्री है। y फ्री होने का क्या मतलब है, y के साथ कोई गुणांक नहीं है। जैसे देखिए कि पहले वाले में x के आगे 2 लगा हुआ है, यहाँ x के आगे 4 लगा हुआ है, y के आगे -3 लगा हुआ है, लेकिन ये y फ्री है। तो यदि ऐसा कोई मिल जाए तो हमेशा उसी को फ्री करें। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 से y फ्री कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे y फ्री करेंगे तो 2x जो प्लस में था उधर चले जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 7 माइनस 2x। ऑलराइट, अब देखेंगे इसमें ये जो 7 माइनस 2x है, अब इस समीकरण को, इस y का मान को आपने किस इक्वेशन से निकाला, ध्यान दीजिए। तो आपने ये जो है समीकरण 1 से निकाला है। जिस समीकरण से निकाला उसका दूसरा वाला में इस मान को पुट कर देना है। तो अब आपको फ्रॉम 2 लेना है, क्योंकि हमने निकाला 1 से है तो उसको रखना है 2 में। फ्रॉम 2 में इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 1। तो 4x माइनस 3y के जगह जो था स्टूडेंट्स हमने वो डाल दिया, y के जगह 7 माइनस 2x था, तो 7 माइनस 2x डाल दिया और प्लस 1। ऑलराइट, अब देखिए ये जो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं तो सिंपली है, -3 इस ब्रैकेट में गुना होगा तो -7 गुना -3 -21 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 6x हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 4 और 6x 10x हो जाएगा, -21 प्लस 1 तो बच जाएगा -20। -20 उधर भेज देंगे तो 20 हो जाएगा, और x का मान फाइनली 2 आ जाएगा। तो x का मान क्लियर हो गया हमारे कि x का मान 2 है। अब इस x का मान को देखिए हमने y निकाला है, यहाँ पर इस y वाला में पुट कर देना है। तो y का मान था 7 माइनस 2x, तो 7 माइनस 2x में x का मान हमने 2 पुट कर दिया। तो 2 इंटू 2 पहले 4 लिखेंगे, तो 7 में 4 घटाइए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3। इसका मतलब हुआ कि x बराबर 2 y बराबर 3 इस पूरे समीकरण का हल है। अब आप लोग इसे चेक कर सकते हैं अपने से कि कैसे ये सही है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 7 था, तो हम लोग इसे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। 2 गुना x का मान कितना था इसमें, देखिए 2 प्लस 3। अब चेक कीजिए इसका मान 2 गुना 2 4 प्लस 3 आ रहा है, यानी 7 आ रहा है, और यहाँ भी आपको 7 देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये मेरा सही है। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा इक्वेशन है हमारा 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। प्लस 1 ही रखते हैं हम लोग, क्योंकि 0 प्रूव करना है आपको। तो 4 गुना कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2, x का मान 2 आया था, -3 गुना y का मान 3 था प्लस 1, तो 4 दूनी 8 हो गया, -9 हो गया प्लस 1, 8 और 1 जोड़ेंगे 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 0 है। तो इस तरीके से यदि दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि यह इसका हल है। तो आप खुद से चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, किसी से पूछने का काम नहीं है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि में क्या कर रहे हैं हम लोग, किसी एक इक्वेशन से किसी एक का मान निकाल लीजिए। आप x का भी निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं, और दूसरे इक्वेशन में उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। तो आपको अभी इसे भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ये मैंने पहला क्वेश्चन में लिख दिया था, प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहे हैं इसको। तो अभी आपको इस वाले सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस सवाल को। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। मैं क्वेश्चन में ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान ले रहा हूँ। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। पहले ये डिसाइड कीजिए क्या यहाँ कोई भी x या y फ्री है, बिल्कुल भी
तो आप देख रहे हैं कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ यदि देखें तो x के साथ 10 है, 3 के साथ y के साथ 3 है, उसी तरीके से यहाँ भी x और y के साथ कोई कांस्टेंट है, तो बिल्कुल फ्री नहीं है। इसका मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप किसी एक को फ्री कर सकते हैं। चलिए हम लोग अभी फ्रॉम वन से ही आते हैं, और हम लोग फ्रॉम वन से जो है किसको फ्री करने वाले हैं, y को फ्री कर लेते हैं। आप चाहें तो x भी फ्री कर सकते हैं, y भी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप किसे फ्री करना चाह रहे हैं। जैसे देखिए 10x प्लस 3y इक्वल टू कितना था, 75। यदि आप जो है इसे सॉल्व करना चाहें तो हम लोग y फ्री करना चाह रहे हैं, तो 3y इक्वल टू कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, 75 माइनस 10x, ऑलराइट, प्लस 10x था उधर चला गया। अब यदि y फ्री करें तो देखिए कितना हो जाएगा, 75 माइनस 10x अपॉन कितना लिखेंगे, 3, ठीक है। ये हमने क्या फ्री कर लिया, y। अब इस y का मान जो है किस में पुट करना है स्टूडेंट, समीकरण 1 में। तो अब यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, 1 से तो हम लोगों ने निकाल लिया था, अब इसे इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में देखिए स्टूडेंट 6x माइनस 5y इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब ध्यान दीजिए जहाँ y है उसकी जगह हमने y का जो ऊपर में मान निकाला है उसे पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6x माइनस 5 आगे रह जाएगा, y का मान देंगे 75 माइनस 10x अपॉन 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11। वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, इसमें एलसीएम ऑब्वियस है, 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये -5 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना लिखेंगे, देखिए 5 गुना 5 25 हो गया, हासिल 2 बचा, 35 और 2 37, तो 375 हो गया, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, कितना लिखेंगे, 50x बराबर हो गया 11। ऑलराइट, अब देखिए इसमें आप अब इसे यदि सॉल्व करें तो 3 को उधर भेज सकते हैं हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, 18 और जो है 18 और 50x को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 68x, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए माइनस कितना रह जाएगा, माइनस 375 बटा 3 है, बराबर कितना था, 11। अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 68x माइनस 375, ये 3 उधर जाके गुना होगा तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। 68x बराबर 33 प्लस कितना करेंगे स्टूडेंट, 375 माइनस में था उधर जाके जोड़ कर देना है। अब अगला लेंगे हम लोग 68x बराबर, इसको जोड़ते हैं, 5 3 8 हो गया, 7 3 10, और ये हो गया 408। x फ्री कीजिए स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस है 408 बटा 68 हो जाएगा। आप इसे कटा सकते हैं, देखिए मैं पहले 4 से कटा रहा हूँ, 4 से कितना बार में, 17 बार में, और 4 से कटाइए तो 40 हो गया 10, और जो है 8 हो गया तो 102, और 17 से 17 छके 102, 17 का पहाड़ा याद होगा। तो x का फाइनल मान आ गया स्टूडेंट्स 6। अब इस x का मान जो हमने निकाला उसे कहाँ प्लेस कर देना है, इस y पर, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, y का मान। तो अब आप देख सकते हैं y का मान हमारे पास था, देखिए 75 माइनस 10x बटा 3, तो 75 माइनस 10 गुना x का मान तो 6 देंगे बटा 3, तो 75 माइनस कितना हो गया स्टूडेंट, 60 बटा 3, घटाएंगे 15 बटा 3 हो जाएगा, और 15 को कटाइए तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5। तो ऑब्वियस है फाइनल स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमारे पास x का जो मान है वो 6 आ गया, और y का जो मान है वो कितना आ गया, 3। यही हमारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, उसी तरीके से अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो उसे पुट करके रख के देख सकते हैं कि आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यही हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 11x प्लस 15y प्लस 23 बराबर 0 और 7x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसके लिए भी सेम प्रोसेस यूज करते हैं, यानी हम लोग इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली जो दिया हुआ है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे और सॉल्यूशन पर आएंगे। तो देखेंगे जैसे यहाँ देखिए x के साथ 11 है, यहाँ भी कोई भी पार्ट फ्री नहीं है तो आप किसी को भी फ्री कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल नंबर्स होता है, जो सबसे छोटा नंबर हो वो वाला फ्री करना आसान होता है। तो आप इन सब में देखिए 2 सबसे छोटा है, तो हम लोग अभी इक्वेशन 2 से y को फ्री कर लेते हैं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहें तो इक्वेशन 1 से x निकाल सकते हैं या y निकाल सकते हैं। यदि इक्वेशन 1 से x या y निकालेंगे तो उसे 2 पर पुट करना है, और यदि आप इक्वेशन 2 से x या y कुछ भी निकालते हैं तो उसे इक्वेशन 1 पर पुट करना है, यानी जिससे आप निकाल रहे हैं उसका ऑपोजिट में पुट करना है। फिलहाल हम लोग इक्वेशन 2 से काम कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से y का मान निकालेंगे और इक्वेशन 1 पर पुट करेंगे। और राइट स्टूडेंट्स, क्या करने वाले हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखेंगे इसमें, चलिए तो हम लोग अभी आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखिए इसमें इक्वेशन 2 में हमारे पास था 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। यदि आप इसे सॉल्व करें तो 7x माइनस 20 रहने देते हैं और माइनस 2y जो है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2y। और यदि आप y फ्री करें तो y इधर आके भाग में लग जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7x माइनस 20 बाय 2। और राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस वाले चीज़ को y का जो मान आया है इसको कहाँ पुट करने वाले हैं, चूँकि 2 से निकाले तो 1 पे पुट करेंगे। आप यही काम x निकाल के भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इक्वेशन 1 से x निकालिए या y निकालिए, या इक्वेशन 2 से x या y निकालिए, जिससे निकाले दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि 2 से निकाला है तो आगे लिखते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 में स्टूडेंट्स हमारे पास था 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0। अब जहाँ y है उसकी जगह हम लोग ये वाला मान पुट करने वाले हैं। तो 11x प्लस 15 गुना y की जगह हम लोग पुट करेंगे 7x माइनस 20 अपॉन 2 प्लस ऑफ 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब देखिए इसमें एलसीएम तो ऑब्वियस है 2 हो जाएगा। तो देखिए 11 गुना 2 कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स 22x प्लस 15 इस ब्रैकेट से गुना हो जाएगा, प्लस 15 गुना हो रहा है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 15 से तो कितना हो गया 105x, 15 गुना माइनस 20 तो 15 दूनी 30 और एक जीरो लग जाएगा 300, और 23 दूनी यहाँ पर भी एलसीएम 1 ले रहे हैं बटा 1 करके, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 46 बराबर हो जाएगा 0। चलिए ये 2 जो है ये उस शून्य के साथ गुना होकर ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 2 उधर शून्य के साथ गुना होकर ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा देखिए यहाँ 22 और 22x प्लस 105x, 22 में 105 जोड़िए तो कितना हो गया स्टूडेंट्स 127x, और इधर माइनस 300 प्लस 46 तो 300 में 46 घटाइए, 300 में 50 घटाते हैं तो 250 बचा, और जो है उसमें 4 जोड़ दीजिए तो माइनस 254 हो गया बराबर 0। ऐसा क्यों किया हमने, बाय 2 था, 2 उधर जाके गुना हो गया तो शून्य के साथ गुना होकर ख़त्म हो जाएगा। तो x का मान आप यहीं से देख सकते हैं 254 माइनस में था उधर जाके प्लस, 127 गुना में था इधर लाके भाग देंगे, तो ये 2 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 127 दूनी 254। तो आप बोल सकते हैं x का मान हमारा फ्री हो गया 2। अब x का मान फ्री हो गया तो किसका मान निकालना है y का मान, और y का मान यहाँ से निकालना है, लिखेंगे इसलिए y बराबर, y का मान देखिए 7x माइनस 20 बाय 2 था, तो 7x की जगह हम लोग कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स 2 माइनस 20 बाय 2। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 7 2 कितना हो गया 14 माइनस 20 अपॉन 2,
इसे सॉल्व कीजिए, -6/2 और कैंसिल कीजिए स्टूडेंट्स तो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फाइनली लिख सकते हैं कि हमारा x का मान जो है 2 हुआ और y का मान -3 हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से जो हम लोगों ने सॉल्व किया यही हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, 3x - 3y = 9 और x - y = 3। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो इसे एक सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना है। सॉल्यूशन पर आइए। अब देखिए तो यहाँ सेकेंड वाले में x और y के आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी इससे फ्री करना ज़्यादा आसान है। तो हम लोग फिलहाल अभी इक्वेशन 2 से x फ्री करने वाले हैं। तो हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम 2। आपको बताया गया ये आसान मेथड है, ऐसा नहीं है कि आपको इसी से करना है। आप चाहें तो इक्वेशन 1 से भी x या y किसी को फ्री कर सकते हैं और दूसरे पर पुट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी x फ्री करेंगे तो आप देखिए कुछ भी बटा में नहीं आएगा, या y फ्री करेंगे तो भी बटा में नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो फ्रॉम 2 x - y का मान कितना था स्टूडेंट्स 3। यदि हम लोग x फ्री कर लें तो देख सकते हैं हमारा हो जाएगा -y उधर चला जाएगा y और +3 हो जाएगा। ठीक है। अब इस जो समीकरण 2 से चूँकि हमने निकाला तो इसका वैल्यू पुट करना है समीकरण 1 में। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास था 3x - 3y = 9। तो 3x - 3y = 9। इसमें जहाँ x है x की जगह ये वाला वैल्यू प्लेस करना है। तो 3 गुना y, x का मान हो जाएगा y + 3 - 3y बराबर कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स 9। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 3y + 9 - 3y = कितना हो जाएगा 9। क्या लिखेंगे इसे, देखिए +3y और -3y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 9 = 9। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये एक तरीके से आगे कुछ हम लोग इसमें कर नहीं सकते हैं क्योंकि 9 = 9, ना तो x बचा ना तो y बचा, तो किसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए अभी आपको पीछे कुछ तरीका बताया गया, इसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए अभी आपको बताया गया, देखिए यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करते समय कोई गलत कथन आ जाए तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स कि उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन यदि सत्य कथन आ जाए तो क्या बताया गया था, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा केस है अभी, ये सत्य कथन है या असत्य कथन है। तो 9 = 9, तो ये तो बिल्कुल सत्य कथन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो है इसलिए इस समीकरण का, चूँकि यह सत्य कथन है, सत्य कथन में क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी निकालना नहीं है, बस यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा कैसा स्टेटमेंट आ गया, एक जो है ट्रू स्टेटमेंट आ गया। 9 = 9 ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू में अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यदि फॉल्स स्टेटमेंट आता है, गलत कथन आ जाता है, तो वहाँ पर जो है क्या लिखते हैं कि यह इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y = 8, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और 4x + 2y = 10 इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें किसको फ्री करना आसान है, तो अब आप लोग समझ चुके हैं इस वाले से y को फ्री करना आसान है क्योंकि यहाँ कोई गुना में नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो तब तो किसी को भी फ्री कर सकते हैं। फिलहाल अभी आसान इक्वेशन 1 से y फ्री करना है। तो लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में पहला लिखना है फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हम लोग y फ्री करने वाले हैं। इक्वेशन 1 में है हमारे पास 2x + y = 8। यदि आप इससे y फ्री करें तो देखिए कितना हो जाएगा 8 - 2x। ठीक है। अब चूँकि ये हमने समीकरण 1 से फ्री किया है तो अब इसका मान समीकरण 2 पर डालना है स्टूडेंट। तो फ्रॉम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए 4x + 2y = 10 था।
तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 10 लिखेंगे। अब y का मान देखिए 8 माइनस 2x है, तो यहाँ पुट करते हैं 4x प्लस 2 इंटू वाई का मान हम लोग पुट करेंगे कितना 8 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। अब ध्यान दीजिए 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। आगे सॉल्व करते हैं तो प्लस 4x और माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया हमारे पास 16 और उधर बच गया 10। तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ भी आगे कुछ x और y सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि 16 बराबर 10 आ गया ना, तो x बचा ना तो y बचा। अब बताइए ये सही कथन है या गलत कथन है? तो ऑब्वियस है 16 तो कभी 10 के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत कथन है। और गलत कथन में हम लोग क्या बताए हैं कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ फाइनली लिख देना है इस समीकरण का कोई हल नहीं है। और राइट स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। तो आपने सीखा कि यदि आपके पास कोई गलत कथन आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि उसका कोई हल नहीं होगा, और सत्य कथन आ जाए जैसे पिछले वाले केस में था, यह सत्य कथन वाला था तो अपरिमित रूप से अनेक हल, जबकि हमारा असत्य कथन है तो कोई हल नहीं। और राइट स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5, 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9 या 0.9। तो अब इस सवाल में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिख रहा है सभी सवाल जो है पॉइंट में है सभी में, और सभी में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है। यदि आप पॉइंट में ही सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा समस्या होगा, मतलब सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो हम लोग पहले ये कोशिश करते हैं कि इसका पॉइंट हटा दें। पॉइंट हटाने के लिए देखिए स्टूडेंट सभी को हम लोग 10 से गुना कर देते हैं। सोचिए यदि इसमें 10 से गुना होगा तो एक डिजिट आगे आ जाएगा यानी 4x हो जाएगा, इसके बाद ये 15y हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन सबसे पहला काम आपको इसमें करना है, यहाँ लिखना है आपको मल्टीप्लाइंग बाय 10। कितना से गुना कर रहे हैं इसे हम लोग 10 से। देखिए जब ये 10 से गुना होगा तो 10 से गुना होने का मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ 10 से गुना होगा और ये पूरा का पूरा चीज़ 10 से गुना होगा। तो आप लोग नीचे ऐसा लिख भी सकते हैं, लेकिन ये पोर्शन आप लोगों को नहीं लिखना है, आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे। आप लोग इसमें लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यदि 10 से गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 15y इक्वल टू, ये 10 से गुना होगा तो 65 हो जाएगा, एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाला देखिए स्टूडेंट्स 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.9 को इससे गुना करेंगे। अब इसे आपको समीकरण 1 मानना है और इसे समीकरण 2 मानना है। तो अब सॉल्व करना तो आसान है। अब देखिए सभी के साथ तो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, एक्स वाई सबके साथ, तो जो छोटा वाला है उसको ज़्यादा हम लोग आसानी से फ्री कर सकते हैं। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 लेंगे स्टूडेंट्स। फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 में देखिए 2 से हम लोग y फ्री कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 9 था, तो यदि आप 2y फ्री करेंगे तो 9 माइनस 3x हो जाएगा। आगे यदि आप y फ्री करेंगे तो 9 माइनस 3x बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। इक्वेशन ये वाला जो है किसका मान निकल गया y का। अब इस y का मान को समीकरण 1 पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 में देखिए हमारे पास था यहाँ पर इक्वेशन 1 में 4x माइनस 15y बराबर 65, 4x माइनस 15y बराबर 65। तो ध्यान दीजिए 4 तो रहेगा, x भी रहेगा, माइनस 15 गुना y के स्थान पर ये पूरा पुट होगा। तो 9 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू कितना लिखेंगे स्टूडेंट 65। एलसीएम देखिए, एलसीएम तो आपको सीधे दिख रहा है 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से गुना होगा तो 4 दूनी 8x। अब देखिए माइनस में गुना हो रहा है, माइनस में गुना हो रहा है तो साइन चेंज होता है, 15 9 135 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 3
45x बराबर कितना रहेगा स्टूडेंट्स 65। ऑलराइट, अब आगे आते हैं। देखिए 45 और 8 जोड़िए तो 8 5 हो गया 13, तो ये हो जाएगा हमारा 53x। ठीक है, और आगे देखिए 53x हो गया माइनस 135 रहेगा बटा 2 बराबर रहेगा स्टूडेंट्स 65। ध्यान दीजिए 53x माइनस 135 बराबर 2 उधर जाके गुना होगा तो 5 दूनी 10 हो गया, हासिल बचा 1, 12 और 1 कितना हो गया 13, 123। यदि आप 53x फ्री करें तो 130 के साथ 135 जोड़ना होगा, यानी 265 हो जाएगा स्टूडेंट्स। x फ्री करेंगे तो 265 बटा 53 कर लेंगे, 53 से कटा दीजिए तो ये देखिए 5 टाइम्स में एग्जैक्टली कट रहा है। तो x का मान हमारा 5 क्लियर हो गया। अब x का मान क्लियर हो गया तो y निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए y का मान हमने ये वाला पोर्शन निकाला हुआ है, तो इसलिए नीचे लिखेंगे y बराबर, यहाँ लिख देंगे इसलिए देयरफॉर y इक्वल टू 9 माइनस 3x अपॉन 2 था। x की जगह हम लोग 5 बैठाएंगे, 9 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 2, सॉल्व करेंगे 9 माइनस 15 अपॉन 2, इसको घटाएंगे स्टूडेंट्स तो कितना मिल जाएगा हमारा -6 अपॉन 2 और कैंसिल कर दीजिए तो फाइनल हो जाएगा -3। तो आप बोल सकते हैं कि x का मान हमारा कितना रहा, x का मान निकल गया था 5 और y का मान निकल गया -3। ये हमारा जो है आंसर है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से इसे बनाया गया। तो जब भी पॉइंट में दिखे आपको तो आप उसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 10 से गुना कर सकते हैं। 10 से गुना किए तो सारा पॉइंट हट गया। यदि 2-2 अंक के पीछे पॉइंट होता है तो 100 से गुना करते और इस तरीके से सवाल थोड़ा आसान बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसमें आपको ये फ्री करना है और मतलब x y निकालना, और कौन सा विधि से, यहाँ भी हम लोग लगा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें भी किसी को फ्री करना ज़्यादा आसान नहीं है, तो हम लोग सीधे इक्वेशन 1 से किसी को भी फ्री कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से हम लोग y को फ्री कर लेते हैं। तो फ्रॉम 1 आप लोग फ्री हैं, इसमें आप x को फ्री कर सकते हैं, y को फ्री कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। हम लोग अभी x फ्री करने वाले हैं, तो √2x इक्वल टू माइनस ऑफ √3y लिखेंगे, प्लस यह माइनस चला जाएगा, और x फ्री करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस ऑफ √3y अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा √2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अपॉन √2। तो आप लोग देख सकते हैं अब आगे कि ये जो हमारा माइनस ऑफ √3y अपॉन √2 आया, इसका मान अब हम लोग चूँकि 1 से निकाले हैं तो 2 पर पुट करना है। तो फ्रॉम क्या लिखेंगे 2। इक्वेशन 2 में क्या है थोड़ा देखिए। इक्वेशन 2 में हमारा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि x के स्थान पर ये वाला चीज़ पुट करना है, ये जो माइनस ऑफ √3y अपॉन 2 आया हुआ है। तो पुट करते हैं √3 इंटू एक्स की जगह हम लोग पुट करेंगे माइनस ऑफ √3y अपॉन √2 इक्वल टू माइनस 8 √8y इक्वल टू 0। यह आ गया हमारा। चलिए सभी को पता है स्टूडेंट, जैसे √x इंटू √x तो उसका x होता है, वैसे ही √3 इंटू √3 तो -3y हो जाएगा, बाय √2 लिखेंगे माइनस √8y इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि यदि आप जो है इसे एलसीएम लगाएंगे तो देखिए एलसीएम क्लियर है कि √2 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स √2। अब इस √2 एलसीएम लिए यहाँ पर तो माइनस ऑफ 3y रह जाएगा, -3y माइनस,
अब देखिए ये √2 इस √8 से गुना होगा, तो √2 इंटू √8 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? √2 इंटू √8 √16, और √16 का मान तो सबको पता है 4 होता है, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे -4y इक्वल टू 0। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए √2 √8 से गुना हुआ तो √16 हुआ, 8 दूनी 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब √2 इधर भाग में है, उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, गुना होके तो 0 हो जाएगा, ऊपर बचेगा -3y -4y, तो -7y बराबर √2 0 से गुना हो गया तो 0। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि y का मान सर 7 हो गया, लेकिन नहीं, हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ -7 और y के बीच प्लस है या गुना है, तो ऑब्वियस है गुना है तो ये -7 उधर जाके भाग होगा, 0/-7। 0 के साथ कोई भी चीज़ भाग लगाते हैं तो स्टूडेंट्स कितना मान आता है? 0। यदि यहाँ ऐसा होता √7 -7 प्लस y, तब -7 को उधर भेज के +7 करते, लेकिन अभी तो -7 हमारे पास गुना में है, इसलिए यहाँ भाग में भेजे हैं, तो ये हमारा y का मान फ्री हो गया। अब हम लोग x निकाल सकते हैं इसमें। चलिए देखिए x का मान क्या होगा। x का मान हमारे पास था -√3y/√2, यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर -√3y/√2। y का मान तो 0 आया है, तो -√3 गुना 0/√2 हो जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को फिर √2 से भाग भी देंगे तो भी आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, ये हमारा आंसर हुआ। और स्टूडेंट, तो ये जो प्रोसेस है, जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप लोग इसे समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके बाद दिया जाएगा, आप लोग उस क्वेश्चन को बना के ग्रुप में पोस्ट करेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ तक रखते हैं।